हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैद आईसीएस। वैद आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भगत सिंह जी के बारे में, और ये बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल भगत सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी बीती है। देखिए, भारत ने परतंत्रता की एक बहुत लंबा दौर देखा है। उस लंबे दौर में ऐसा कभी नहीं रहा कि भारत ने स्ट्रगल नहीं दिखाया। भारत में भारतीयों की तरफ से कभी कोई प्रतिकार नहीं आया। भारत ने इस लंबे परतंत्रता के दौर में अनेकों हीरोज को उभरते हुए देखा है। इन अनेकों हीरोज की श्रृंखला में अगर किसी हीरो का नाम पंक्ति में सबसे आगे खड़ा हुआ मिलेगा तो वो नाम है भगत सिंह। भगत सिंह जी 28 सितंबर 1907 को पैदा होकर 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए। आप समझ सकते हैं, सिर्फ 23 वर्ष की अल्पायु और इतना बड़ा नाम। 23 वर्ष की वो आयु होती है जबकि आप अपना करियर नहीं डिसाइड कर पा रहे होते हैं। आप ये नहीं सोच पा रहे होते हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, कि अपना बिजनेस करना है, कि आपको एमबीए करना है। इस समय आप अपने रिलेशनशिप को लेकर उधेड़-बुन में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आप अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले नहीं कर पाते, और ये व्यक्ति 23 साल की उम्र में इतनी सारी बुक्स पढ़ के, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, देश की आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा रोल प्ले करके, अपनी सारी जिम्मेदारी अदा करके सैक्रिफाइस कर दी उसने अपनी लाइफ, सिर्फ 23 साल की उम्र में। 23 वर्ष की उम्र में जब आप अपना घर बनाना तो दूर, अपने पुराने घर को ठीक से रख नहीं पाते, आप जिस जगह पर रहते हैं आप उसको ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते। ये उस समय नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे थे 23 वर्ष की उम्र में। तो ये महान व्यक्तित्व है भगत सिंह जी का, जिसको हम लोग बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में बयान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा आपके सामने भगत सिंह जी से संबंधित कुछ 5 फैक्ट्स को रखने की, 5 बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को रखने की, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। काफी सारी इंफॉर्मेशन उनके बारे में दुनिया भर में अनेकों किताबों में उपलब्ध है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत पॉपुलरली नोन है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में, भगत सिंह के बारे में कम लोग जानते हैं। आज हम लोग उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर में बातें करेंगे। सबसे पहली चीज तो इनके बारे में ये है कि एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार को कहा ही जाता है कि द फैमिली ऑफ डिसेंटर्स। आखिर आपको समझना होगा कि भगत सिंह जी बने क्यों, क्योंकि वो ऐसे परिवार में जन्म लिए। इनका परिवार है ही विरोध करने वाला परिवार, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला परिवार। इनके पिताजी, आप देखेंगे, इनके पिताजी किशन सिंह, ये बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों के खिलाफ, इस कॉलोनियल रिजीम के खिलाफ लड़ते रहे। उनके कई बार क्लैशेस होते रहे। वहीं उनके अंकल अजीत सिंह जी, इनको तो मांडले तक भी भेजा गया था, इनका एग्जाइल हुआ मांडले में। तो ये ऐसे परिवार से आते हैं, और इसकी इंतहा देखिए, इसकी एक्सट्रीमिटी आपको देखने को मिलेगी कि जब भगत सिंह जी के फेवर में वॉइसरॉय को एक मर्सी पिटीशन लिखा भगत सिंह जी के पिताजी ने, किशन सिंह जी ने, तो भगत सिंह जी ने अपने पिताजी का ही विरोध कर दिया। इस तरीके के स्ट्रॉन्ग वैल्यूज वाले फैमिली से आते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये दिख रही है कि फैमिली ऑफ डिसेंटर्स से आते हैं, और इनके परिवार में एक माहौल था इस प्रकार से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का। दूसरी चीज जो इनके बारे में आपको जाननी चाहिए वो ये कि आपको लगता होगा कि एक मैन ऑफ एक्शन है। जब इनको नजर आया कि देश में अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ इन्होंने बंदूक भी उठाई, सॉन्डर्स की हत्या भी की, सेंट्रल असेंबली हॉल में जाकर इन्होंने बॉम्ब भी फेंका। तो आपको मैन ऑफ एक्शन की तरह से नजर आ रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र में इन्होंने योजना बनाई, ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि उससे भी बड़े स्कॉलर हैं ये। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में हजारों किताबें पढ़ी थी, कई सारी भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, और सिर्फ उस ज्ञान को अपने अंदर ही नहीं सीमित करते थे,
देश की जनता को जगाने का प्रयास भी करते थे और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लेख भी लिखा करते थे। आपको पता होगा कि उस समय जब इंडिया में कॉलोनियल एरा चल रहा था, ब्रिटिश रिजीम थी, उस समय बड़े बड़े नेता आजादी के आंदोलन में अपना कंट्रीब्यूशन इसी तरीके से देते थे कि वो पब्लिकेशंस में लिखा करते थे देश की जनता को जगाने के लिए। इन्होंने भी ये काम किया। ये उर्दू और पंजाबी भाषा में अमृतसर में 1920s में लिखा करते थे। एक कीर्ति नाम का मैगजीन थी जिसमें वो लिखते थे, और उसी तरीके से एक वीर अर्जुन नाम का एक न्यूज़पेपर था जिसमें ये अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाया करते थे। ऑब्वियसली उस समय जब ये लिखते थे तो अपने नाम से नहीं लिखते थे, तभी भगत सिंह जी के नाम से नहीं लिखते थे, तब इन्होंने अपना एक पेन नेम यूज किया हुआ था। तब कभी वो बलवंत बोलते थे अपने आप को, कभी रंजीत बोलते थे, कभी विद्रोही बोलते थे। और इनका देखिए मानना था कि सिर्फ देश को आजाद करा लेना इतना ही काफी नहीं है, ये आखिर इतनी सारी स्कॉलरली एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ देश में लोगों को कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लोगों को अवेयरनेस जगानी थी, उनको सिर्फ अवेयर करना था, इतना ही नहीं। वो देश बनाने की बातें करते थे। उनका कहना था कि हम अंग्रेजों से आजाद तो हो जाएंगे अगर हमने प्रयास किया तो, लेकिन उसके बाद काम वहीं नहीं रुकेगा। उसके बाद हमको एक स्ट्रांग नेशन बनाना पड़ेगा, और उस स्ट्रांग नेशन की फाउंडेशन क्या होगी, उसके लिए हमको कुछ आइडियोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, कुछ आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। तो उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी वो समझते हैं। ये इन कुछ आइडियोलॉजीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे। पहला चीज है वो है एथीज्म। वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे। वो मानते थे कि ईश्वर, पहली बात तो वो एक नास्तिक व्यक्ति थे, वो ईश्वर की अवधारणा में बिलीव ही नहीं करते थे। लेकिन उनका कहना था कि अगर आप ईश्वर की अवधारणा में मानते हैं, आप बिलीव करते हैं, तो ईश्वर और व्यक्ति के बीच का जो संबंध है वो एक बहुत ही निजी संबंध है, पर्सनल रिलेशन है, और ये निजी दायरों में ही होना चाहिए, इसका पब्लिक डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। इनका कहना था कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। उन्होंने इसको समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब भी लिखी थी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आसानी से आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक का नाम है वाई आई एम एन एथीस्ट। उन्होंने बताया कि मैं एक नास्तिक क्यों हूं, और उन्होंने रिलीजन की, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की। तो पहली चीज तो ये हो गया कि वो एथीज्म में बिलीव करते थे। इसका मतलब ये कि अगर भगत सिंह जी देश में आजाद होने के बाद भी होते तो ऑब्वियसली इंडिया वैसे ही बनता, एक सेक्युलर कंट्री जैसा कि बाद में बना भी। हो सकता है कि उनका सेक्युलरिज्म थोड़ा और स्ट्रॉन्ग सेक्युलरिज्म होता, ऐसा कुछ हो सकता था। दूसरी चीज वो जिसमें बिलीव करते थे वो है मार्क्सिज्म। वो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीव किया करते थे, मार्क्सिज्म और सोशलिज्म। देखिए आपको पता होगा कि उस समय जब भारत गुलाम था तो भारत गुलाम बना कैसे। भारत में गुलामी लेकर आया कौन था? मैं ब्रिटिश इरा की बात कर रहा हूं। ब्रिटिश इरा में भारत की गुलामी को लाने वाली सबसे पहले तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक क्या है, कैपिटलिस्ट फर्म है। तो उस समय था क्या कि भारत के जितने भी बड़े लीडर्स थे, आप ज्यादातर देखेंगे वो एंटी कैपिटलिस्टिक सिस्टम थे, कैपिटलिज्म का विरोध किया करते थे बड़े पैमाने पर। आप चाहे सुभाष चंद्र बोस जी को ले लें, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू जी को ले लें, चाहे आप भगत सिंह जी को ले लें, चाहे आप महात्मा गांधी जी को ले लें, सभी के सभी वो सेंट्रलाइज कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अगेंस्ट थे। भगत सिंह जी भी ऐसे ही थे। वो भी इस बात में बिलीव करते थे कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उस पर स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, ये जो प्राइवेट कैपिटलिज्म सिस्टम है इसको लिमिट करके रखना चाहिए। ये ऐसी बातें किया करते थे। इसके अलावा जो इनकी तीसरी बड़ी आइडियोलॉजी थी, जिस चीज में बिलीव करते थे, वो था इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म ये इंडिविजुअल नेशनल इंटरेस्ट से भी आगे बढ़कर
ये एक रीजन का इंटरेस्ट और एक पूरी दुनिया के मानवता का इंटरेस्ट। जैसा कि भारत की जो मूल फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, ये उसमें बिलीव किया करते थे, इंटरनेशनल आइडियोलॉजी के आर्डेंट सपोर्टर थे। और सिर्फ जब मैं किसी आइडियोलॉजी के सपोर्टर की बात कर रहा हूं तो आप आज के सपोर्टर्स की तरह से इनको मत समझ लीजिएगा। जैसे आज सपोर्टर्स होते हैं, या तो वो लेफ्ट विंग के सपोर्टर हैं या तो राइट विंग आइडियोलॉजीज के सपोर्टर हैं। तो सपोर्टर होते कैसे हैं आज के समय में? आज के समय में सपोर्टर्स आपको नजर आएंगे जो कि आंख बंद करके किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, आंख बंद करके किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। आज के समय में तो ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आपने शुरुआत में किसी एक आइडियोलॉजी के प्रति अपना रुझान प्रदर्शित कर दिया तो धीरे धीरे करके आपको वो ब्लॉक ज्वाइन करना पड़ जाता है। से फॉर एग्जाम्पल कि आपने राइट विंग आइडियोलॉजी किसी एक दो विचारों के ऊपर में अपना समर्थन प्रकट कर दिया। अब उस आइडियोलॉजी से संबंधित जितने भी लीडर होंगे उनकी सभी बातों को आपको समर्थन करना होता है, और यदि आपने उसका विरोध किया तो आपको दूसरे खेमे का मान लिया जाता है, दूसरे खेमा भी आपका विरोध करता है, फिर आप कहीं के नहीं रहते। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, एक ब्लॉक ज्वाइन कर लेते हैं कि या तो आप इधर चले जाएं या तो आप उधर चले जाएं। इसको आज के समय के एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर सोशल साइंटिस्ट हैं मिस्टर जॉर्डन पीटरसन, उनकी बहुत सारी तमाम किताबें हैं, तमाम उनके यूट्यूब वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें वो उस टर्म को कॉइन करते हैं। वो बोलते हैं कि आज हम लोग पोस्ट मॉडर्न कलेक्टिविज्म के युग में जी रहे हैं। आज किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल ट्रूथ रह ही नहीं गया है, हम लोग जीवित रह रहे हैं, इस समय जी रहे हैं एक कलेक्टिव ट्रूथ के एरा में, पोस्ट मॉडर्निज्म जिसको वो बोलते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जब मैं भगत सिंह जी की बात कर रहा हूं, भगत सिंह जी उस समय के जो बड़े कम्युनिस्ट लीडर्स थे, जैसे कि लेनिन, ट्रोटस्की, मार्क्स, बांकुनिन, इन सब का समर्थन करते थे, इनकी आइडियोलॉजीज में बिलीव करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी किसी बड़े मार्क्सिस्ट लीडर ने कोई गलत बात बोल दी तो उन्होंने उसका भी समर्थन किया, नहीं। कई बार उन्होंने अपने लेखों में बड़े मार्क्सिस्ट लीडर्स और उनकी आइडियोलॉजीज, उनके आइडियाज का भी विरोध किया है। यह बात दिखाता है कि किस तरीके से ही वॉज अ मैन ऑफ स्पाइन। उनकी अपनी आइडियोलॉजीज थी, अपनी आइडियोलॉजी उनकी बनाई हुई, वो किसी के आंख बंद करके फॉलोअर नहीं थे। इसके बाद अगर हम लोग इनके बारे में अगला फैक्ट देखें तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जब भगत सिंह जी जेल में थे उस समय उनका समर्थन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और किस प्रकार से समर्थन किया था? उन्होंने सबसे पहले तो 1929 में सेंट्रल असेंबली में एक स्पीच दी, जो कि भगत सिंह जी की राइटियसनेस कि किस प्रकार से वो सही हैं। उन्होंने कहा कि उनके तरीके में भले गलती हो सकती है, लेकिन उसकी जो विचार हैं, उसकी जो सोच है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने उनका समर्थन किया। और दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो रिवॉल्यूशनरीज हैं वो कोर्ट नहीं पहुंचेंगे और उनका ट्रायल हो जाएगा। तो बिना उनकी प्रेजेंस के जो ट्रायल का सिस्टम चलाया गया है, ये एक बहुत ही खराब प्रेसिडेंस शुरू किया गया है और ये बिल्कुल गलत है और ये इनजस्टिस को दिखाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बात करती है रूल ऑफ लॉ की, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके अगेंस्ट में, इस प्रकार की परंपरा के अगेंस्ट में एक लॉ लाने की भी बात की थी कि दोबारा कभी ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में ट्रायल चलाया जाए बिना उसकी प्रेजेंस के। आपको पता होगा कि भगत सिंह जी और उनके साथ के जितने रिवॉल्यूशनरीज थे, उनके साथ में उनके ऊपर ट्रायल किया जा रहा था, लेकिन कोर्ट में उनको जाने, वो उन्होंने विरोध कर दिया था कि हम कोर्ट में नहीं आएंगे, और तब भी उनका ट्रायल कंटिन्यू किया गया। अगली बात, अक्सर आप देखेंगे कि एक और आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि इतिहास के किसी दो बड़े महानुभावों को लेकर उनके बीच में एक अंतर्द्वंद दिखाना, उनके बीच में विरोध दिखाना कि कैसे पटेल और नेहरू आपस में लड़ते थे, पटेल और नेहरू के बीच में कैसे विरोध था, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू कैसे आपस में दुश्मन थे, कैसे भगत सिंह और गांधी जी के बीच में
कोई लड़ाई थी, कैसे अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में लड़ाई थी, इस तरीके की तमाम चीजें आपको आजकल वो वर्सेस करके इस प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। नेहरू वर्सेस पटेल, गांधी वर्सेस भगत सिंह। लेकिन ऐसा, ये सब सच नहीं, सच से कोसों दूर है ये सारी चीज। देखिए, आपको देखने को मिलेगा नेहरू जी के बारे में कि जब ये ट्रायल चल रहे थे भगत सिंह जी के अगेंस्ट, तो नेहरू जी हो सकता है कि उनकी आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से सहमत ना हो, हर चीज से वो सहमत ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो कई बार कह चुके थे कि मैं उनकी हिम्मत और उनके बलिदान की सराहना करता हूं। वो रेस्पेक्ट करते थे उनके करेज और उनके सेल्फ सेक्रीफाइस की। और इतना ही नहीं, जब भगत सिंह जी को फांसी हो गई, तो उसके बाद उनके गांव में जाकर उनके लोगों से मिलना और वहां पर यह बात कहना कि इनका बलिदान जाया नहीं जाएगा। पंजाब ने एक बहुत ही वीर सपूत को जन्म दिया है, भारत मां के बेटे को जन्म दिया था। जब भगत सिंह जी जेल में थे, तब नेहरू जी और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भगत सिंह जी से मिलने भी गए थे। हाँ, इस बात का जरूर एक विरोध देखने को मिलता है कि उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता महात्मा गांधी जी, उनके पास में एक अवसर था गांधी इरविन पैक्ट के समय में, जबकि गांधी इरविन पैक्ट वो ना साइन करके भगत सिंह जी की रिहाई के बारे में बात कर सकते थे। तो देखिए, बात उन्होंने की भी थी, बात उन्होंने अपनी तरफ से रखी भी थी। हालांकि क्योंकि यहां पर मामला था सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने का, इरविन तैयार नहीं हुए। हम लोग इसके बारे में विरोध कर सकते हैं, इतिहास इसको अलग अलग तरीके से देख सकता है कि उन्होंने क्यों नहीं और एग्रेसिव स्टैंस रखा। वो रखा जा सकता था, उसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यहां पर आपको नेहरू जी की तो एक लिगेसी नजर आ रही है कि कैसे नेहरू जी और उनके साथ के उस दौर के जो दूसरे कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने भगत सिंह जी से जाकर जेल में मुलाकात की थी और कई बार उनकी तारीफें भी की, उनके रेस्पेक्ट में उन्होंने कई बार स्पीचेस भी दी। तो ये भगत सिंह जी के बारे में कुछ लेसर नोन फैक्ट्स थे, इसके बारे में हम लोगों ने बातें की। चलिए, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, हम लोग उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पहला है कि भगत सिंह आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन वर रूटेड इन एथीज्म एंड मार्क्सिज्म विद अ टच ऑफ एनार्की। ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा भगत सिंह family had a history of political activism against the British, with both his father and uncle being actively involved in anti-colonial activities। ये बात सही है कि उनके परिवार में उनके पिताजी और उनके अंकल दोनों ही एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। और तीसरा, महात्मा गांधी एक्टिवली इंटरवीन्ड इन भगत सिंह ट्रायल, एडवोकेटिंग फॉर हिज रिलीज। देखिए, उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश तो की थी, लेकिन इस प्रकार से आप ऐसा स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एक्टिवली इंटरवीन्ड, ऐसा तो नहीं कर पाए थे वो। एडवोकेटिंग फॉर हिज रिलीज, उन्होंने उनके रिलीज को लेकर बातें की थी। लेकिन देखिए, उस समय था क्या कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनके रिलीज की बात की गई थी। अंग्रेज भगत सिंह जी को पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं मानते थे। देखिए, फिर हम लोग वहीं कह रहे हैं कि इस पर चर्चा कर सकते हैं, इतिहास इसको अलग अलग तरह से देख सकता है कि क्यों नहीं भगत सिंह जी को भी पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा दिलवाया गया। इस पर हम लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये स्टेटमेंट जो है इसको गलत माना जाएगा। पहला और दूसरा ही सही होता है। पूछा गया था कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो पहला दूसरा सही है।